जैसा आपको ध्यान है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। वी हैव डन। यस आई गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्लास में आपके साथ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कैश बुक बनाई थी। वो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें बोला जाता है कि भाई बैलेंस शीट भी आप साथ साथ बनाइए। बैलेंस शीट कैसे साथ साथ बनती है उसका डिस्कशन हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने अभी। पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीमियम का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे थोड़ा सा अलग है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर। द डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। सबको विजिबल है यहाँ पर? यस सर। यस। पिछली क्लास में आकांक्षा क्यों नहीं थी? सर मैं थी, मैं ही आंसर कर रही थी। वेदिका वॉज नॉट देयर, तिवारी वॉज नॉट देयर, आकांक्षा वॉज नॉट हियर। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। हमने कहा था क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, शायद 8 पे किया था, है ना? नहीं, ये किया था हमने क्वेश्चन नंबर 6। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे बाइफरकेशन बना के दिखाइए कोई बच्चा, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का बाइफरकेशन मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बाइफरकेशन कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बाइफरकेशन बताइए, ट्राई कर सकते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 each at a premium of 30%, on which amount called up is as follows। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट ₹1 on first call and balance on final call, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स। ठीक है जी। और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट बनाना अभी सिखाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन करके देन आई कम टू द बैलेंस शीट एज वेल। पहले एक नया कंसेप्ट है, कॉल्ड अप के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो देखिए। और ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको, तो इसको अभी फटाफट से करके देखिए, इसको करके दिखाइए फटाफट से। बाइफरकेशन आई जस्ट वांट फ्रॉम यू, करिए। बहुत आसान है। यू कैन राइट ऑन पर्सनल चैट एज वेल, आप इसी चैट पे लिख सकते हैं, जूम की चैट पे। कितना आपको लिखना है, जैसे मान लो आपने लिखना है 2, 2+1, 3, 4, ऐसे करके लिख देना है बस। आइए देखिए जरा, एप्लीकेशन कितना बोला गया बताइए एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन में कितना लिखा है, एप्लीकेशन पे लिखा है कॉल्ड अप, क्वेश्चन 2 सेज रुपीज। कॉल्ड अप। एप्लीकेशन में लिखा है 2। अलॉटमेंट कितना लिखा है? फर्स्ट 4+3। कॉल कितना लिखा है? 1। फाइनल कॉल हमें पता नहीं है। 10+2 है ना शायद। इज इट 10+2 और 10+3? प्रीमियम कितना है इस क्वेश्चन पे, प्रीमियम कितना है? 10+3। 10+3। 10+3 है ये। और ये अलॉटमेंट 4 है ना शायद। 4+3। हाँ, तो 4+3 रखेंगे। अगर ये होता पेबल अमाउंट, पेबल, तो हम क्या करते, 1+3 करते। पेबल मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है। लेकिन ये बोला कॉल्ड अप अमाउंट, तो क्या करेंगे, 4+3, 2, 4, 6 और एक 7। और ये लास्ट कॉल कितनी हो जाएगी, ठीक ही हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। तो कितने लोगों ने ठीक करा अभी तक जो मुझे जवाब भेजा है? आई कैन सी हियर, जय वीरू ने भेज दिया, पर्व ने भेजा और पुनीत ने, 3 लोगों ने भेजा बस। बाकी सारे मस्त कर रहे हैं, सो रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री आपकी बनेगी जो क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर कितने बताइए, नंबर ऑफ शेयर बताइए 10,000। कितने? 10,000। एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी मिली 10,000 इंटू कितना करेंगे बताइए, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 से। 2, इक्विटी इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 20,000। नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। नंबर 3, कितना आसान है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। और आप जानते हैं प्रीमियम होता है। 10,000 इंटू 7 करेंगे, 4+3 7, इट विल बी ऑफ 70,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमेशा किससे होगा, फेस वैल्यू से होगा। 10,000 इंटू 4,
440,000 से होगा। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 10,000 इंटू थ्री, 30,000 से होगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट कितने से करा? 70,000 से। और कितने से करा? 70,000 से कर दिया। क्या बोले? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, नंबर 5 कर दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, नंबर 6। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना बनेगा? 10,000, 10,000। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट which is 10,000 into 3, that will be of 30,000। 2, equity share capital 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज फाइनल कॉल, नॉट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 30,000 से और 30,000 से। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। बस, खत्म हो गया। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारा का सारा पैसा। क्वेश्चन ने बोला कि द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीव्ड ऑन टाइम। ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। इसे नोट करिए और इसके बाद हम करना शुरू करते हैं क्या? बैलेंस शीट। कैसे बनती है बैलेंस शीट वो बताता हूँ। अभी से बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे, जहां जहां बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे वहां करते चलेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम लगेगा बैलेंस शीट सीखने में, एंड देन इसी क्वेश्चन की हम बैलेंस शीट बना के चलेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट से। आपको आपकी स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है? बताइए, समवन प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये है फॉर्मेट कंपनी की बैलेंस शीट का। आप लोगों ने जो फॉर्मेट देखा था, आप लोगों के पास जो फॉर्मेट आया था, मतलब जब आपने पार्टनरशिप बनाई थी ना तो बैलेंस शीट बनती है, उसमें क्या दिखता है आपका? वो दिखती है बेसिकली एक दूसरे तरह के फॉर्मेट में। उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होती हैं, फिर अमाउंट होता है, फिर राइट हैंड साइड होती है, फिर आपके पास क्या होता है? अमाउंट होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। Format of the balance sheet as prescribed in Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2000, Companies Act 2000 कौन सा 13 के हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर बन के चल रही है। ठीक है जी। देखें कैसे। सिर्फ मेन हेड है आपके पास, और जब ये बैलेंस शीट बनती है तो कैसे बनती है? आई थिंक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देख रहे हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स होता है, नोट नंबर होता है। ये नोट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल की और पिछले साल की। मतलब बैलेंस शीट जो बनती है एज पर कंपनीज एक्ट, वो 2 साल की कंपेयर करके साथ साथ बनाई जाती है। मतलब जब कंपनी किसी को पब्लिश करेगी अपने रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को, तो ये इस तरह से करके दिखाती है। आपके पास मेजर हेड होती है क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर हमारे पास जो आगे की कहानी दिखती है वो क्या है? फिर आगे की कहानी जो दिखती है आपको, उसमें आपको दिखेगा क्या? एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के हेड। ऊपर अगर आप देख के चलेंगे क्या दिखेगा आपको यहाँ पर? टोटल एसेट्स का और टोटल क्या दिखेगा? लायबिलिटी का। कैसे और क्या चीज है, एक एक करके मैं आपके साथ ये पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान देखिएगा। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द डिटेल आइटम द बैलेंस शीट
are to be given in the notes to accounts. Note number is to put against them, against the item in the बैलेंस शीट. कैसे बनेगा ये मैं जब आप इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा तब भी करेंगे. अभी एक एक हेड को लेके करना शुरू करते हैं हम अपने साथ, ठीक है? क्या किसी को याद है बचपन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी? तो बता सकता है मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? Assets, liabilities और capital. बिल्कुल होती है, ठीक है. होती है. बोलिए. एसेट इज इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है. Yes, कैपिटल, sir. यानी कि जो कैपिटल है उस कैपिटल को हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का नाम देते हैं. मतलब उसमें सिर्फ कैपिटल नहीं होती, शेयर कैपिटल, उसके अलावा भी कई सारे आइटम जुड़ते हैं. आइए देखिए क्या क्या जुड़ते हैं. सबसे पहले हमने एक शब्द लिया शेयर होल्डर फंड. इसके अंदर तीन आइटम आते हैं. एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. अब बताता हूँ. शेयर कैपिटल तो एवरीबडी नो. शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा भाई? इक्विटी शेयर आएगा, और क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर आएगा. दैट्स फाइन विद एवरीबडी. रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? बोलिए. रिजर्व के अंदर आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया. ये सारे के सारे रिजर्व के अंदर आते हैं. सरप्लस किसे बोला जाता है? सरप्लस बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस. यानी कि जब मैं बात करूंगा यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, तो इसके अंदर तीन चीजें आएंगी. नंबर एक आएगा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के दो कंपोनेंट होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. क्या किसी को याद है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जब आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था? ये शेयर कैपिटल. नंबर दो आते हैं रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स हर तरह के रिजर्व अभी पढ़ेंगे बाद में हम लोग. रिजर्व्स में आपके पास जनरल रिजर्व आएगा, आपके पास कंटिजेंसी कंटिजेंसी रिजर्व भी आता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आता है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है, आपके पास शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये भी आती है, भी एक तरह का रिजर्व होता है जो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड होता है. आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग हियर. इस तरह के रिजर्व्स आते हैं. जब हम बोलेंगे सरप्लस, इसके अंदर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, कंपनी के केस में बेटा समझिएगा, कंपनी के केस में बनता है आपका स्टेटमेंट. कंपनी के केस में अकाउंट नहीं बनते हैं. पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में यू प्रिपेयर अकाउंट, अकाउंट बनता है. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ नहीं बोला जाता कंपनी के केस में. तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. रिजर्व सरप्लस के अंदर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं. अच्छा, इसके बाद एक तीसरी चीज है क्या? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता है. शेयर वारंट क्या चीज होती है जरा जानने की कोशिश करें. मेरे ख्याल से किसान वाले बच्चे बता सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं पता कि शेयर वारंट्स क्या होते हैं. ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स. ठीक है जी. क्या कोई मुझे बता सकता है एक्सेप्ट खेतान स्टूडेंट्स कि क्या होता है शेयर वारंट्स? कोई भी, एनीबडी प्लीज गिव मी एनी वेग आइडिया, कुछ भी. मिस्टर तिवारी क्या करते हैं? अपनी कार को धूम मचाले धूम स्टाइल से क्या करते हैं, हाईवे पे लेके जा रहे हैं सपोज, ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेस वे पे लेके जाते हैं. स्पीड लिमिट जो है 100 की है, भाई साहब 150 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं. तो क्या होना है, कैमरे की नजर में आएंगे और इनको रोक लिया जाता है अगली चौराहे पे या रेड लाइट पे. वैसे तो रेड लाइट नहीं है, लेकिन एक जगह वहां पर एक इंटरसेक्शन है परी चौक के पास, वहां इनको रोक लिया जाता है. और रोकने के बाद इनको बोला जाता है कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट. अब पूरे एक्सप्रेस वे पे आतंक मचाते हुए चल रहे हो, आपकी गाड़ी बहुत बहुत भयंकर स्पीड से चल रही है, आपकी गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि आसपास चलने वाली गाड़ियां हिल गई, कुछ के एक्सीडेंट हो गया, कुछ का कुछ हो गया. श्रेयांश तिवारी कहता है हाउ कैन यू अरेस्ट मी, पहले वारंट दिखाइए.
आपने हिंदी फिल्मों में डायलॉग देखा होगा ना, पुलिस वाले कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, हीरो कहता है वारंट दिखाओ। तो बताइए जरा, वारंट क्या चीज होती है? इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म इन केस ऑफ पुलिस कस्टडी एंड पुलिस प्रोसीजर, कोई बताएगा व्हाट इज वारंट? A written document. हाँ, इट इज a लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज a लीगल डॉक्यूमेंट अगेंस्ट which you can be arrested, and this document is generally issued and signed by magistrate. अब आप बोलेंगे सर ये वारंट का हमारे शेयर में क्या होता है? आइए मैं बताता हूँ। भाई मान लिया जाए कि आप अपनी कंपनी के शेयर इशू करने जा रहे हैं मार्केट में, और आपको एक बहुत शानदार इन्वेस्टर मिल गया। वो कहता है कि देखिए सर ऐसा है कि आप जब का पब्लिक इशू आएगा या जब भी आपका आईपीओ आएगा तब तो आएगा आएगा, लेकिन हम आपसे क्या करते हैं और देखिए कंपनी की चॉइस होती है, वो चाहे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सीधे के सीधे शेयर इशू कर सकते हैं, वो पब्लिक इशू लेके जाना नहीं चाहते। हमने बोला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, ऐसे भी होता है ना, तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो हमने क्या किया, हमने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करने थे। हमें एक बंदा मिल गया जो कहता है कि 60,000 शेयर्स मैं लूंगा आपके। हमने अपना प्राइस बैंड जो है 100 से 150 के बीच में रखा। वो बंदा कहता है कि सर अब आईपीओ में क्या जाना मुझे, आपने क्या प्राइस बैंड रखा, 100 to 150। हम कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है 150 पर शेयर के हिसाब से, ये लो 150 पर शेयर के हिसाब से आप मुझसे पैसा आज ही ले लीजिए। हमने कहा यार पब्लिक इशू में लगा देना तुम। पता नहीं, नहीं इतना टाइम मेरे पास नहीं है, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्री फॉर माई बिजनेस डील। 60,000 शेयर में आपके ले लूंगा, 150 रुपये प्राइस चाहिए ना आपको, मैं दूंगा आपको। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 90। तो कितना हो गया देखिए ये, कितनी वैल्यू बन गई, 90 लाख रुपीज उसने हमें दे दिए। अब मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति आपको 90 लाख, 9 करोड़, 90 करोड़, 900 करोड़ दे रहा है, तो बदले में आप उसे क्या दोगे? बहुत सारी दुआएं दोगे क्या उसको? बदले में क्या दोगे भाई उसे? यू विल इशू अ डॉक्यूमेंट टू दैट पर्सन। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा? उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि हम आपको 60,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 150 पर शेयर क्या करेंगे, अलॉट करेंगे बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू एनीबडी एल्स। गॉट इट? तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंट हमारा शेयर वारंट। तो लिख लीजिए शेयर वारंट क्या होता है, लिख लीजिए, आप अपने पास नोट कर लीजिए। इट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, क्या लिखेंगे आप? शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच शेयर्स आर इशूड, ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड डेट इन फ्यूचर। मतलब ये एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट एक प्री डिटरमाइंड रेट, कितना, 150 रुपीज पर शेयर, एट अ प्री डिटरमाइंड डेट, फ्यूचर में जो डेट आने वाली होगी, जो आपकी इशू की डेट होगी अलॉटमेंट की, उस दिन आप शेयर इशू करेंगे, उसे कहते हैं शेयर वारंट। तो अब जरा समझना। तो आप बोलेंगे सर इसको शेयर कैपिटल के अंदर क्यों नहीं डाला? जानते हैं आप शेयर कैपिटल के अंदर डालने के लिए क्या होना चाहिए? शेयर अलॉट होने चाहिए, जरूरी, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस। अगर कोई आइटम शेयर कैपिटल के अंदर आएगा तो क्या होना चाहिए? शेयर अलॉटेड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एनीबडी रिस्पॉन्ड? बताया था लंबा चौड़ा प्रोसेस, Yes. एप्लीकेशन मिलती है फिर अलॉटमेंट होना चाहिए। अब अभी तो आपने इशू ओपन ही नहीं करा मार्केट में, आपने तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन आप अभी अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो सबको एक साथ करेंगे, लेकिन इसके साथ आपने पहले डील फाइनल कर ली है। इसका मतलब क्या होगा कि इन फ्यूचर में आप इस व्यक्ति को क्या करेंगे, जिसने भी आपके साथ ये डील करी है, फ्यूचर में आप उसको शेयर देंगे एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड रेट, उसको हम कहते हैं शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट वाला जो पैसा है, ये शेयर कैपिटल की कैटेगरी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि तो अभी तक इशू नहीं हुआ और आपकी बैलेंस शीट बन रही है आज। ना ये इसे रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन क्या आप फ्यूचर में इसको इस रेट पर शेयर देने से मना कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो? बोलिए, कैन यू डू दैट? somebody please tell me, can you do that? क्या आप इस व्यक्ति को Yes. फ्यूचर में नहीं मना कर सकते ना? तो यानी कि ये तो कंफर्म लायबिलिटी होनी होनी है आपके ऊपर। लेकिन मैं इसे शेयर होल्डर फंड के अंदर डालूंगा, लेकिन इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं डालता, अलग से डाल के दिखाता हूँ। ठीक है जी? तो ये कहलाता है आपका क्या, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था आपको।
और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोले तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वाला पार्ट जो ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन CUET में बन सकता है, इसीलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। इज इट फाइन? बोलिए। यस सर। चलो जी, अगला हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। भाई देखिए, आपने इशू कर दिया शेयर, आपने शेयर इशू कर दिया, आपको एप्लीकेशन मिल गई। आपको एप्लीकेशन मिली मान लो 15 फेब को, और आपका इशू क्लोज जो हो रहा है वो हो रहा है 15 मार्च को। और आपको मैंने बताया था कि 15 मार्च के बाद आप क्या करते हैं, 15 मार्च के बाद आप क्या करते हैं, एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई हमारे शेयर आप लिस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अलॉट कर रहे हैं। 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2024 आ गया। 31 मार्च तक आपको इसी स्टॉक देखें, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए ना, कि भाई आपके शेयर लिस्ट हुए हैं नहीं हुए। अगर एक महीने के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इशू को कैंसिल करना पड़ेगा, सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तो बुक्स क्लोज 31 मार्च को हो रही है, और 31 मार्च तक के पास एप्लीकेशन मनी तो मिल चुकी है ना। लेकिन बताइए, क्या उस एप्लीकेशन मनी को मैं शेयर कैपिटल की कैटेगरी में डाल सकता हूँ? somebody प्लीज टेल मी, हाँ या ना? कैन आई पुट देयर? क्या मैं इसे रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है? नहीं है, ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी कि शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में तो मैं डाल ही नहीं सकता। पर क्या जो पैसा मैंने जनता से ले रखा वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है? बोलिए, इज इट लायबिलिटी और नॉट? यस सर। बिल्कुल लायबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग हेडिंग बनाते हैं, और वो हेडिंग का नाम, ये तो हमारी नंबर 1 हेडिंग थी, उसका अलग हेड, उसका नाम बोलते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहलाती है। ये है वो कैटेगरी जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगी, ये वाली शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसको मैं शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी ने आपको एप्लीकेशन दे दी शेयर की, तो क्या ये श्योर है कि उसको शेयर मिलेंगे? मिलेंगे, बताइए मुझे, इज इट कंफर्म? नो बोलो भाई। सर। नहीं। लेकिन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में क्या शेयर मिलेंगे उसको, नहीं मिलेंगे? कंफर्म है या नहीं है, बताइए। यस सर। यस सर। बिल्कुल कंफर्म है। गॉट इट? तो इसीलिए इसे ऊपर शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में डाला जाता है, इसे शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। गॉट इट? दिस इज डन। तो आपके पास दो हेडिंग हुई, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, मैच करते हुए चलेंगे। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो नीचे क्या होगा भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर सी बात है। ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अगर मैं बोलूं ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नीचे क्या बोलना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, बोलिए। यस दिस सर। इज फाइन। अच्छा, अब जरा देखिए ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया यहाँ पर, तो इसी के जैसे नीचे दिखेगा आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, मैं इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। और ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये ना शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये शेयर सिलेबस का पार्ट नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स एसेट्स शेयर हमारे CBSE का सिलेबस का पार्ट नहीं, बट इट इज जनरली, इट मे बी आज इन योर CUT एग्जाम, अगर आप देंगे तो। तो जरा देखें कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, उसके बाद सारी की सारी चीजें वो हैं जो हम अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी, हमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा था। तो देखें जरा डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है। अब आप मुझे बताइए कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज वो अपना टैक्स कैसे भरती हैं? कैसे भरती होंगी? चेक से भरती हैं या कैश भरती होंगी, या बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर करके भरती होंगी? कैसे भरती होंगी बताइए? कंपनीज अपना चेक कैसे भरती हैं, मतलब चेक्स कैसे भरती हैं? एनीबॉडी प्लीज से, कि कैश चेक कैसा, या बैंक से कैसा भेजते हैं? गुनीत बताएं, गुनिका बताएं, कोई बताइए। ऑनलाइन ट्रांसफर। या ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं पहले अर्न करूंगा 31 मार्च तक, देन सरकार मुझे टाइम देती है 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। मतलब अप्रैल मई और जुलाई, अप्रैल मई अप्रैल पूरा देती है,
मई पूरा देती है, जून पूरा देती है, जुलाई, 4 महीने देती है गवर्नमेंट हमें, सैलरीड एम्प्लॉयज को, कि भाई आप अपना टैक्स का रिटर्न भरें, और अगर नहीं भरते तो फिर पेनल्टी वेनल्टी दुनिया भर की चीजें होती है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सरकार टाइम ही नहीं देती है। हमसे तो पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है, पहले आप कमा लो, उसके बाद आपकी अर्निंग पर टैक्सेशन की कैलकुलेशन होगी, फिर हम लेते रहेंगे आपसे। लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये प्रिविलेज नहीं मिलती है। सरकार पता क्या बोलती है उनको, कमाना वमाना होता रहेगा, पहले टैक्स भरो। तो आपने देखा होगा हर तीसरे महीने में सरकार बड़ा बड़ा एड्रेस, बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट निकालती है, पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स, बड़ा बार बार बड़ा बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है एडवर्टीजमेंट। सरकार निकालती है एडवर्टीजमेंट। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको लगता होगा कि शायद नहीं होता है ऐसा। कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। पे योर सेकंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स 15 सितंबर 23, लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए। यस सर। किसको बोल रही है सरकार ये? इसके लिए बोला जा रहा है ये, पे योर एडवांस टैक्स। यहाँ देखिए इस तरफ क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, पे योर थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन 15 दिसंबर 2018, योर इनकम टैक्स इंडिया मेक्स इंडिया ब्लूम, और ये सब बोल रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ है सारा, देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, schedule for payment of advance tax on or before 15 December 75% of the advance tax payable, on or before 15 March 100% of the advance tax payable। दिख रहा है आपको लिखा हुआ? कैन यू सी दिस? ऐसे एडवर्टीजमेंट करती है सरकार हर तीसरे महीने में, भाई फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर मार्च में जाएगी, थर्ड क्वार्टर आपकी कहाँ जाती है, दिसंबर में जाती है, एडवांस टैक्स भरवा लेते हैं सारा। यानी कि कंपनीज अपना टैक्स एडवांस भरती हैं, ठीक है जी। इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। भाई मान लिया जाए आपकी, आपने आपकी टैक्सेबल इनकम थी मान लो 5 करोड़, ठीक है जी। और टैक्स का रेट जो है वो मान लो है 30%। तो बताइए कितना बनाइए, 5 करोड़ का 30% कितना बनता है? कितना बना बताइए, 5 करोड़ का 30%, 1 करोड़ कितना, 50 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस। लेकिन आपने एडवांस टैक्स जो सबमिट कर रखा है, एडवांस टैक्स सबमिट कर रखा है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, आपने एडवांस टैक्स सबमिट कर रखा मान लो कितने का, 2 करोड़ का। आपने एडवांस टैक्स सबमिट कर रखा ऑलरेडी 2 करोड़ का। अब बताइए क्या होगा। आपने, आपका टैक्स जो बनता था 1 करोड़ 50 लाख बनता था, लेकिन आपने कैलकुलेशन करी और अपना टैक्स एडवांस भर दिया कितने का, 2 करोड़ का। या मैं मालूम पहली कंडीशन में कि आपने क्या कर दिया था, आपने एडवांस टैक्स जो भरा था वो भरा था कितने का, 1 करोड़ का। अब बताइए क्या होगा। जब आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं, तो जब आपने टैक्स भरा वो 1 करोड़ का भरा, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट था या आपकी टैक्सेबल इनकम आपके प्रोजेक्शन से ज्यादा इनकी सेल हो गई, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और आपकी कैलकुलेशन कितनी बन गई अब, 1 करोड़ 50 लाख बन गई है। अब क्या करना है आपको, बताइए इस स्टेज पे। आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1 करोड़ 50 लाख की, आप ऑलरेडी टैक्स कितना जमा करा चुके हैं, 1 करोड़ का। अब आपको क्या करना है बताइए, कैन एनीबडी टेल मी क्या करना है बताइए। 50 lakhs और देने पड़ेंगे। 50 लाख आपको और लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी है। क्या आपके लिए ये टैक्स लायबिलिटी है, इसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी, यू हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट। जरा समझिए, सरकार क्या करती है, जब आपसे टैक्स लेती है एडवांस टैक्स, उसका प्रोसेस करती है, टाइम लगाती है। तो जनरली कॉर्पोरेट हाउसेस को अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने के लिए सरकार कितने महीने का, 9 मंथ का टाइम देती है। हमें तो इंडिविजुअल को 4 महीने का टाइम दे रही है, वो भी अर्निंग करने के बाद। लेकिन सरकार क्या करती है, टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के लिए 9 मंथ का टाइम देती है। पता चला 9 मंथ का टाइम हमें कब मिला, जनवरी में मिला।
तो जनवरी से 9 मंथ तो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा भाई, जाएगा नहीं अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या हो गया, ये टैक्स लाइबिलिटी का जो टाइम पीरियड, ये क्या हो गया, डेफर हो गया। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। मतलब आपको ये, आपको जो 50 लाख रुपए भरना है वो भरना है। गवर्नमेंट गिव्स यू टाइम, 9 मंथ तक का टाइम चलता है। और जनरली वो एक फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है, इसीलिए इसे नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलकर डाला जाता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड मान लो कितने का है, 2 करोड़ का। अब बताइए क्या होगा भाई, अगर आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी 2 करोड़ भरा है तो क्या होने वाला है, बताइए। गवर्नमेंट आपको 50 lakhs वापस करेगी। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट 50 लाख कब वापस करेगी, जब आप सरकार को टैक्स रिटर्न भेजोगे। आप सरकार को टैक्स रिटर्न नहीं भेजते, आप क्लेम ही नहीं करते, तो सरकार क्या करेगी भाई, एक फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर तक चलती है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कोई सेटलमेंट नहीं करती। जो एक्सेस पैसा आपने सरकार को भरा हुआ है, सरकार उसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर देती है और कंज्यूमर के कल्याण में लगा देती है। यू सीजेस टू क्लेम राइट योर मनी, द क्लेम फॉर योर इनकम टैक्स रिफंड। आप क्लेम ही नहीं कर रहे, आप इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भर रहे। अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरेंगे, एक तो पेनलाइज होंगे आप, और आपको जो रिफंड रिफंड बनता है वो भी नहीं मिलेगा। तो अब मुझे बताइए, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, टैक्स एसेट्स कहलाएगा ना। बोलिए हाँ या ना, 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए क्या यस कहलाएगा सर। भाई। हाँ, ये जो 50 लाख रुपीज है, 50 लाख रुपीज, ये वाला, और यहाँ पर भी जो 50 लाख रुपीज आपका जो है एक्सेस वाला, ये तो शॉर्टेज हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेस वाला। अब आप जानते हैं ना, सरकार जब पैसा लेते समय आपको 9 महीने का टाइम दे रही है, तो सरकार आपको वापस करते समय भी तो क्या करेगी, टाइम लेगी ना। तो ये पेमेंट जो होती है डेफर हो जाती है, रुक जाती है। और ये पेमेंट आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए हमारे हमारे लोगों का तो सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है इंडिविजुअल का, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस में चलता है फिर रिश्वत पैसा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाते हैं आप, उनको साथ आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटिंग करता है, फिर आपको ये रिफंड मिलता है उसको पैसा चढ़ा के। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, डेफर्ड। क्या नाम देते हैं इसे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसको क्या बोला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये कहाँ दिखता है, नॉन करंट लायबिलिटी में, तो वो कहाँ दिखेगा भाई, किधर दिखेगा वो, अगर ये कहाँ दिखता है, ये दिखता है नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में। ये कहाँ दिखेगा, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में। इज इट ओके, यस सर। कंसेप्ट पता चला आपको। तो अब ये कंसेप्ट जो है ना, लेकिन ये आपके सीयूटी के एग्जाम में, आपके वाले एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीयूटी में इसके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो दिस इज फाइन विद यू। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है पता चलिए आपको अब, क्लियर है, क्लैरिटी रहेगी इस चीज की, बोलिए। यस सर। और नीचे डेफर्ड यस टैक्स सर। एसेट दिख रहा है आपको। चलिए, तो अगर हमने ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग बोला तो नीचे क्या लिखा हम लोगों ने, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोली तो नीचे क्या बोला हमने, नीचे हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह हमने क्या बोला यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बोले, क्या बोले, ट्रेड पेबल। अगर ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसकी जगह नहीं होता, पर हम कोरिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नीचे ट्रेड पेबल। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो नीचे अदर शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, यहाँ गलती कर लेते हैं लोग। भाई ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज आता है। कैन एनीबडी टेल मी ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बताइए जरा, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल, कोई बताएगा, सुहानी, गौरिका, या कोई और, शुभांकर, कुछ और, कोई और व्यक्ति बताएगा। The bills payable creditors. हाँ, बिल्स पेबल क्रेडिटर, वंडरफुल, यही जाता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो नीचे क्या होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे, एंड बिंदास, खत्म। कितना आसान है, देखो इसको कितना आसान है, इसे ध्यान रखना। शेयर होल्डर फंड, 3 हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड शुरू शुरू की, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 हेडिंग आई, शेयर कैपिटल आया, रिजर्व सरप्लस आया, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आया। दूसरी हेडिंग आई, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
फिर देखिए नॉन करंट लायबिलिटी, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऊपर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे ट्रेड पेबल, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लायबिलिटी साइड आपकी ग्रुप में आ गई, रेक्टिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच सिंपल क्लासिफिकेशन एंड सिंपल प्लेसिंग। इज दैट फाइन? कोई बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा इसको समझने के लिए? बोलिए। No, sir. नो सर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं जरा एसेट्स की हेडिंग। देख रहे हैं, ऊपर की हेडिंग में आपने देखा कि शेयर होल्डर फंड एक अपने आप में चीज थी, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट था। एसेट्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एसेट्स में आपको दो हेडिंग दिखेंगी, नॉन करंट एसेट्स की और करंट एसेट्स की। ये देख लीजिए आपके सामने नीचे रहा, दो हेडिंग दिख रही है क्या आपके पास? क्या नॉन करंट एसेट्स की और क्या दिख रही है? करंट एसेट्स की। आइए इसको कोरिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले आया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब मैं बड़ा बड़ा बोल लूं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है ये वाला, ये टेंजिबल के लिए हो गया। इज इट ओके? एवरीबॉडी इज क्लियर? कंपनी एक्ट कहता है कि जो आपकी टेंजिबल एसेट्स होगी, तीन तरह की तो होगी भाई, या तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, या प्लांट होगा, या इक्विपमेंट होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लैंड, अरे लैंड भी तो आपकी प्रॉपर्टी होती है। कोई बोलेगा मशीनरी, वो चला गया इक्विपमेंट के अंदर। कोई बोलेगा आपका प्लांट, प्लांट तो प्लांट ही दे रहा है। इज दैट ओके? अरे हमने 11th में पढ़ा था ना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या होता था? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता था। यही तो है वो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो क्या है? टेंजिबल है, और बाकी क्या हो गया? इंटेंजिबल। अब जरा ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पहली सब हेडिंग हो गई, और इंटेंजिबल एसेट्स दूसरी हेडिंग हो गई। यहां तक तो क्लियर है सभी को? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अपने आप में एक सेपरेट हेडिंग हो गया, टेंजिबल वाला हो गया, और इंटेंजिबल एसेट्स का हेडिंग अपने आप में अलग हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, कोई मुझे बताइए जरा। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती होंगी, कोई बताए मुझे। Goodwill, गुडविल। trademark, हाँ, गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुड, हाँ, फ्रेंचाइजी हो गया, और आपके पास हो गया पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये तो समझ में आया, लेकिन ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं, और ये इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, देखें जरा, इसको दिखाते हैं क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग सेक्टर 44 की तरफ जब जाते होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जब सरिता विहार की तरफ जाते होंगे, आपने देखा होगा कि बिफोर द सरिता विहार ब्रिज स्टार्ट्स, सुपरटेक की सुपरनोवा एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी। देखा किसी ने सुपरनोवा बिल्डिंग सुपरटेक वालों की? इसमें देखिए, बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, वो सुपरनोवा बिल्डिंग में लोग रहना शुरू हो गया ना शायद? Yes, sir. हो गया है? पक्का से? कौन बोला रह गया है? ये देखिए आपके सामने, कैन यू सी दिस बिल्डिंग? ये दिख रही है आपको? वही बिल्डिंग है ना वो? यस सर। ये कैसे फेज में दिख रही है अभी आपको? बताओ, जल्दी बताओ यार, कौन से फेज में? Construction. कंस्ट्रक्शन के फेज में दिख रही है। कंस्ट्रक्शन। अच्छा सुनो, क्या ये बिल्डिंग ऊपर से बननी शुरू होती है, नीचे से बननी शुरू होती है? नीचे से. नीचे से बननी शुरू होती है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाए, इसमें लोगों को, उन पर लोगों को बसाना शुरू कर दो इसके अंदर। No, sir. नहीं, 10 मंजिल बन जाए, लोगों को अलॉट कर दो, 10 मंजिल और बन जाए, फिर अलॉट कर दो, फिर 10 मंजिल बन जाए, अलॉट कर दो, ऊपर बनाते रहेंगे, ऊपर काम चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता? नहीं सर. अरे No, क्यों भाई, इसमें गलत क्या है? फिर नीचे का आपकी ऑक्यूपेंसी है, नीचे का आपको सारा फर्नीचर वर्नीचर सब लग गया, दीवारें ववारें सब बढ़िया से बन गई, फिनिशिंग हो गई, तो नीचे लोगों को अलॉट कर दो, रहने लग जाएंगे वो तो। क्या दिक्कत है इसमें? तो पूरा नहीं बना. सर हाँ और तो मैं अभी कह रहा हूँ क्या। रेजिडेंट्स के लिए भी डेंजरस होगा ना रहना। ओ, हाउ इट इज डेंजरस फॉर रेजिडेंट्स, बताइए जरा। भाई मान लो कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, और ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख रहा है ना, क्रेन दिख रही है बड़ी बड़ी, एक ईंट भी गिरी अगर 50 मंजिल से ऊपर, तो क्या होगा? आदमी को दो टुकड़ों में बांट देगी। एक हल्का सा लोहे की रॉड गिरी तो छेद करके निकल जाएगी। सो इट इज डेंजरस, दैट गर्ल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शायद लक्षिता थी वो।
डेंजरस है इसके अंदर रहना। तो बताइए मुझे, इस बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक बनने में कम से कम 7-8 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इसको, इतना तो हो ही गया। तो बताइए, क्या ये कंपनी के लिए एसेट नहीं है? हाँ या ना बोलिए, एसेट है या नहीं है? सिंपली से यस और नो। Yes, इजंट इट sir. एन एसेट? अच्छा जी। क्या ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल एसेट्स है? tangible, tangible. Tangible. टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। लेकिन क्या मैं अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ अभी? नहीं कर सकता ना। नहीं, नहीं. ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ी होगी, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टी जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो भाई समझिएगा, ये जो बिल्डिंग बन रही थी सुपरटेक वालों की, ये भी क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। और क्योंकि ये पूरी नहीं बनी है, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम देते हैं इसको? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। गॉट इट? अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे तो वो क्या होता है? जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, वो अगर सेमी प्रिपेयर्ड होंगी उन्हें वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, गुड्स की। लेकिन क्या ये बिल्डिंग जो मैंने दिखाई, बिल्डर के लिए तो गुड्स है, लेकिन ये गुड्स जो है बड़ा ही ह्यूज, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो इसको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। और इसके लिए टर्म यूज होती है क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इज दैट ओके? तो देखिए, आपके पास आया था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फिर आपके पास आया इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, पूरा नहीं बना है, तो इसको नाम दिया जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और नंबर 4, अगर इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास पूरे नहीं आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट पूरा नहीं बनेगा, उसको नाम देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स पूरी नहीं बनी होगी या पूरी एक्वायर नहीं करी होगी आपने, उसे नाम देंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि 40 की एज के बाद, आई एम सॉरी टू से, बट मैंने देखा है, वुमेन्स क्या करती हैं? एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू करती हैं। क्या देखा किसी ने कभी इसे यूज करते हुए 40-45 तक? बोलिए। नहीं लगा देखा किसी ने? एंटी एजिंग, एंटी एजिंग सीरम लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, चिन की टाइटनेस बनी रहे, वो यंग दिखे। बहुत अच्छा सा, बड़ी ह्यूज मार्केट है। एंटी एजिंग स्कीम के जो सीरम या उसका जो क्रीम्स होती हैं, उनकी मार्केट, ह्यूज मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। हर व्यक्ति जवान दिखना चाहता है भाई। तो आप क्या कर रहे हैं? एंटी एजिंग सीरम बना रहे हैं। आप उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हो। अभी 300 करोड़ रुपए और खर्च होना है। बताओ किस कैटेगरी में डालोगे उसको? प्रॉपर्टी, प्लांट में, इंटेंजिबल में, कैपिटल में, या नीचे वाली में? किस में रख? सपोज आपने फॉर्मूला डेवलप कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपके टेंजिबल एसेट्स कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएगा? बताइए जरा। Intangible. पर क्या वो Intangible. प्रिपेयर हो गया? क्या वो रेडी हो गया? क्या वो बन गया? नहीं बना ना। intangible Intangible assets assets under under development होगा। development. बिल्कुल, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे। ये वाला पार्ट आपका हुआ। ठीक है जी। तो चलिए, नॉन करंट एसेट्स में 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज हमने देख ली। अब आइए कंपैरिजन करते हैं। ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आया तो क्या है नीचे? करंट इन्वेस्टमेंट। दिस इज फाइन? हाँ ना बोलिए। yes sir, ठीक है। ऊपर अगर हमारे पास आया डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वो हमने पढ़ लिया था, उसका नीचे वाले आइटम से कोई लेने देने, पर हम एक रेलेवेंसी रिलेशन बनाने के लिए कर रहे हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स अगर ऊपर आया, तो नीचे 3 आइटम इसकी कैटेगरी में डालिए: इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आता है, तो नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाता है। ऊपर अगर अदर नॉन करंट एसेट्स आया, तो नीचे क्या आएगा? अदर करंट एसेट्स। और आपकी बैलेंस शीट पूरी हो गई। तो अब अपने आप दिमाग में ऐसे बैठाइए कि अगर ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे पास है, तो नीचे हम 3 चीजें रखेंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, वो गुड्स जो आप बेच रहे हैं लेकिन नहीं बिकी। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं, वो कैश जो आपके हाथ में या आपके बैंक में है, वो। तो अब अगर मैं एसेट्स को क्लासिफाई करूं तो कैसे बनेगा, जरा देखिए। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो कैटेगरी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 4 चीजें आती हैं, मतलब नॉन करंट एसेट्स के अंदर
ए बी सी डी ई तक 5 चीजें आती हैं। इनमें से ए के अंदर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर सेमी कंस्ट्रक्टेड है तो उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इंटेंजिबल एसेट सेमी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होगा उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर ऊपर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो नीचे आएंगे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उधर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे अदर करंट एसेट्स, एंड योर बैलेंस शीट इज बिंगो, खत्म। दिस वाज योर बैलेंस शीट। तो बताइए मुझे, बैलेंस शीट का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है। जब हम कंपनी अकाउंट्स के इश्यू ऑफ शेयर्स के, इश्यू डिबेंचर्स के क्वेश्चन करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर वाले जो फॉर्मेट को आज सिखाया है इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसे देखिए जरा, जस्ट सी हियर। थोड़ा सा रुकना जरा, आई एम जस्ट शोइंग शेयरिंग विद यू। आइए जरा अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए दोबारा से। कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? दिख रहा है आपको ये? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या दिख रहा है ऊपर आपको? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिख रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी दिख रही है, शेयर होल्डर फंड दिख रहा है। शेयर होल्डर फंड में से क्या उठाया आपने सिर्फ? बताइए क्या उठाया शेयर होल्डर फंड से सिर्फ? Share capital. ठीक है जी, उठा दिया। अब और हमने लिखा है क्या? नोट नंबर लिखा है नीचे 1। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कैटेगरीज: ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, इशूड कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे लिखा जाता है। और जो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप होता है उसमें से कॉल्स एंड एरियन माइनस करते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस के भी कॉल्स एंड एरियन माइनस करते हैं। फोरफिटेड अगर कुछ हुआ, हमने बताया था उस समय जब फ्लो चार्ट बता रहा था, उसे जोड़ देते हैं। और ये जो फाइनल अमाउंट आपके पास ये वाला आता है, यही अमाउंट आपका ऊपर कहाँ जाता है? इसके अंदर जाता है। इस तरह से चलता है। तो आपके एग्जाम में सीबीएसई के सिलेबस में आपसे पूछा जाता है, शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। और ये आप याद कर पा रहे हैं? मैंने पिछले से पिछली क्लास में आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया था। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, उसी तरह से बनना है। तो अब हमने क्या देखा? हमने बैलेंस शीट का फुल फ्लेश स्ट्रक्चर देखा। हमने बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट करे जाते हैं वो भी देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने पीछे पड़ा है, इसकी मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट तो पूरी बना के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि सारे आइटम हमारे पास है नहीं, लेकिन शेयर कैपिटल और कैश को हम बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करेंगे वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आके। आइए देखते हैं। ये हम लिख रहे हैं क्या? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश। और पता है बेटा क्या लिखना? ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना एन एक्सट्रैक्ट। क्या लिखना है ब्रैकेट में? एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहा हूँ बताइए? क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अगर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती तो ही तो मैं लिखता बैलेंस शीट। अब तो मैं सिर्फ क्या करना, छोटा सा आइटम दिखा रहा हूँ। ये होता है प्रीवियस ईयर रुपीस। ये होता है आपके पास क्या, ये वाला पार्ट? करंट ईयर रुपीस। ये आपके पास होता है क्या? नोट नंबर। ये होता है नोट नंबर। और ये क्या होता है आपके पास? पर्टिकुलर्स। बताइए, ये वाला जो फॉर्मेट आपके पास है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है या वर्टिकल फॉर्मेट है? बताइए बैलेंस शीट का, विच व्हाट फॉर्मेट इज दिस? कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल? कैसा फॉर्मेट है ये? Vertical. वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? बताइए। ये वर्टिकल फॉर्मेट है। जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था वो क्या था आपके पास? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, ऐसा करके था, ठीक है जी।
कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो आप जो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 देखते हैं, इसके अंदर क्या दिखता है आपको ये? अच्छा, एक बात समझना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आपने क्या करता, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, फिर आप क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट। यानी कि प्रेजेंटेशन करते समय सबसे पहले आती थी क्या आपके पास? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या आता था आपके पास? बैलेंस शीट। यहाँ क्या होता है पता है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट है, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले आती है बैलेंस शीट, उसके नीचे आता है क्या अगले पार्ट में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आगे की कहानी बनती है। तो देखिए जरा यहाँ पर, नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऐसे लिखा हम लोगों ने। यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या? शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या? शेयर कैपिटल। इसको नोट नंबर 1 लिख दिया, नोट नंबर 1 लिखा। और इससे ज्यादा तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैंने इसका टोटल कर दिया। नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा? एसेट्स। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी पॉसिबल चीजें बैलेंस शीट के अंदर वो दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम अगर आपसे कहता है कि, ध्यान से सुनना, एग्जाम आपसे कहता है शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट दिखाएंगे। शो हाउ शेयर होल्डर फंड इज शोन, तो आप शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब दिखाएंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट, तब आप क्या करेंगे? ये और एसेट्स के अंदर जो आता है, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको भी दिखाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन ने पूछा है शेयर कैपिटल और आप पूरी बैलेंस शीट छाप के आ जाओ। भाई मैं एज ए टीचर आपको हर क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, लेकिन बोर्ड पेपर में आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। उसमें जितना बोला जाए उतना बनाना है, इसका ध्यान रखना। आइए देखें, एसेट्स के अंदर हमने क्या लिखा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा हमने? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये नंबर 2 डाला, और इसको हमने क्या कर दिया? नोट कर दिया। जब आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाए तो प्रीवियस ईयर को नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ चले गए हम लोग किस पे? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स पे चले, ऐसे ही। ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। ये क्या हो गया? करंट ईयर। अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों बना रहा हूँ, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो नहीं बनाएंगे, ऐसे। और ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, इस तरह से। ठीक है जी। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो मुझे बताइए, हमारे क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा है कहीं पर? ऑथराइज शेयर कैपिटल कुछ देर का था क्वेश्चन में, कि एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज, ऐसा कुछ था? बताइए। ऑथराइज शेयर कैपिटल। हम जो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर अपनी वर्कशीट का, क्या उस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑथराइज शेयर कैपिटल का जिक्र है? हमने ये क्वेश्चन करा ना, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, ये तो लिखा हुआ है। बोलिए, ये लिखा है ना? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए आ जाइए। ऑथराइज शेयर कैपिटल, डैश इक्विटी शेयर्स, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। तो क्या डैश डैश डबल लाइन ऑथराइज लिख दिया। इश्यूड शेयर कैपिटल, बताइए कितने शेयर इशू करे थे? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। इज दैट ओके? तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 लाख रुपया। डैश डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। फिर डबल लाइन से क्लोज क्यों कर रहे हैं पता है? अगर मैं अमाउंट कॉलम में लाइन नहीं लगाऊंगा, तो अभी मान लो मेरे पास ऑथराइज कैपिटल 5 लाख होती, तो ये 50 लाख, फिर ये 1 लाख, ये सब जुड़ता हुआ चला जाता। डबल लाइन का मतलब है कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द टोटल। इशूड शेयर कैपिटल आपकी क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए आपके पास कितने इशूड शेयर दिए थे आपके पास, देखिए ये लिखा हुआ है ना कितने? नंबर 8 में 10,000 इक्विटी शेयर्स। आई होप दिस इज फाइन। चलिए, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में भी क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हालांकि जब एक ही कैटेगरी होती है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिख देते हैं। क्या जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें कहीं कोई कॉल्स एंड एरियर था? उसमें कहीं कोई डिफॉल्टर था? बताइए मुझे।
था क्या? No, sir. नहीं था। No, sir. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनेगी नहीं। क्या किसी ने भी डिफॉल्ट किया? नहीं किया। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। व्हाट आई विल राइट? 1 लाख डैश टोटल कर दिया। क्या बन गया मेरा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बन गया। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप बन ही नहीं रहा मेरे पास। हमने क्या कर दिया, इसको यहां से उठाया। और अच्छा एक और चीज देखिए, भाई ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, ये तो प्रीमियम का था ना? आया ना, बोलिए। प्रीमियम का था या नहीं था? Yes, sir. Yes, तो sir. शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा एक। इसको हम रिजर्व से, इसको हम नोट नंबर 1 करेंगे, इसको नोट नंबर 2 करेंगे, और ये वाले को हम नोट नंबर 3 देंगे। आइए देखिए आप, पहली कैटेगरी का क्या हो गया आपके पास? यहाँ 1 लाख रुपए आ गया कैश, ये टोटल बैलेंस यहाँ चला जाएगा। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर आया सिक्योरिटीज। इसके अंदर क्या हेडिंग अब आई आपकी? सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। बेटा एक बात समझना, जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, जब आप जर्नल एंट्री करेंगे क्या शब्द यूज करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या शब्द यूज किया था? प्रीमियम वाली एंट्री, ये रहा। क्या यूज किया था आपने? सिक्योरिटीज प्रीमियम। गॉट इट? जर्नल एंट्री करते समय आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन जब इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट में ले जाएंगे फाइनल, तब क्या बोल के लिखेंगे? इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोल के लिखेंगे। गॉट इट? जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा? कई बार क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज माई एबनॉर्मल गेन, और आपको मालूम है इससे हमें एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना होता है। तो मान लो आपके पास 50 लाख का एबनॉर्मल गेन है, 40 लाख आपने राइट ऑफ कर दिया, तो 10 लाख आपके पास फिर भी बच गया ना? तो दैट इज योर रिजर्व, यहाँ सिक्योरिटीज रिजर्व बोल के डाल दिया। तो अब हमारे क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं था ना कि कुछ भी राइट ऑफ करना है। जितना पैसा मेरे पास आया, ईयर एंड में मैं बैलेंस शीट में क्या बोलूंगा? उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलकर डाल दूंगा। बताइए, 10,000 शेयर्स पर कितने रुपए पर शेयर लिए थे आपने? देखो दिख रहा है ये, कितना लिया था? 3 रुपीज पर शेयर। कितना हो जाएगा? 30,000 डैश, और इसको क्लोज कर देंगे। इस पर कोई डाउट किसी को? बताइए। अभी पढ़ाया। No, sir. शेयर होल्डर फंड के अंदर कैटेगरी होती है शेयर कैपिटल, फिर दूसरी कैटेगरी थी रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल के अंदर चली जाएगी। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो तो रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी में चला जाएगा। कितने का? 30,000 का डैश। टोटल कितना हो गया? 1,30,000 डैश। नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ये क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। मुझे बताइए, 10,000 शेयर्स पर कैश आपको कितना मिला? 10 रुपीज पर शेयर है, 13 रुपीज पर शेयर? बताइए जरा। 10,000 शेयर्स पर जब आपने शेयर इशू करे, आपको जो पैसा मिला वो 10 रुपीज पर शेयर मिला या 13 रुपीज पर शेयर मिला? कोई बताइए मुझे। 13. विल राइट 13। कितना हो जाएगा? 1,30,000 डैश, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या? 1,30,000 डैश, 1,30,000 डैश। अब जरा समझ लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन आया शो हाउ शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। नीचे का कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना नीचे का। और नोट में जाएंगे, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक इतना लिखेंगे, नीचे का कुछ भी नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन आया शो हाउ शेयर होल्डर फंड इज प्रेजेंटेड, तब क्या करेंगे? तब आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, 1 और 2 लिखेंगे, और इसके नीचे का कुछ भी नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में। यहां जाएंगे, नोट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, नोट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, नोट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, शो हाउ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, तो आपको क्या करना है? इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नोट 1 टू नोट 2, और क्या? करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी, ये भी सब आएगा। और तब आपकी ये फुल फ्लैश क्या बनेगी? बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं? क्वेश्चन कहता है प्रत्येक बैलेंस शीट, और फिर ये बना के आ जाते हैं, नोट्स बना के नहीं आते। भाई समझ लीजिए, चाहे बैलेंस शीट विद नोट्स या विदाउट नोट्स बनी है,
इट इज योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बैलेंस शीट नोट्स के साथ बनानी ही बनानी है। भले ही आप ये 1 लाख ठीक लिख के आ जाइए, लेकिन अगर आपने यहां से यहां तक का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया नोट्स के अंदर, यू विल गेट अंडा, आधा नंबर मिलेगा आपको, या आधे ज्यादा आधा, मतलब अंडा तो मिलना ही मिलना है, या हद से ज्यादा आपको कोई आधा नंबर देगा। भले ही आपकी ये कैलकुलेशन यहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक होने से नहीं फर्क पड़ता, ये यहाँ कैसे आई, ये एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। इज इट ओके? ध्यान रहेगा इस चीज का? बोलो। Yes, तो sir. रिपीट कर रहा हूं, अगर बोले सिर्फ शेयर कैपिटल, तो सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट और नोट का वो। अगर बोले शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस दोनों का 1 और 2, वो एक्सप्लेनेशन। अगर बोले भाई पूरी बैलेंस शीट बनाओ, तो भाई पूरी बैलेंस शीट बनेगी और काम चला जाएगा आगे। तो देखिए, इसे नोट कर लीजिए पहले पूरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। बस नोट इट डाउन। नहीं, कौन सा वाला पार्ट नहीं किया, ये वाला? हाँ, हाँ मतलब आप जी, देख रहे हैं ना। वो सब कुछ। हाँ, ये देखिए यहाँ बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 8 था, बैलेंस शीट बनाने वाला था। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे तक जो मैंने बोला आपको, ये फिर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस अभी नहीं करे हैं। विल डू दैट, हो जाएगा अगली क्लास तक ये शीट पूरी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी आती है जो है डिफॉल्टर वाली, कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाली, इसको करते हैं। और तीसरी शीट करते ही हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। सो वाइंड अप करते हैं आज, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम ऑफलाइन बने। इस वीक तक तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि बोला हुआ है मुझे ऐसा करने के लिए। अगली बार से, अगली क्लास से विल डेफिनेटली, मतलब नेक्स्ट वीक से हम डेफिनेटली क्या कर लेंगे, उसे ऑफलाइन।